स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। एक बंगाल 4 मई 2026 के पहले का, दूसरा बंगाल 4 मई 2026 9 मई 2026 के बाद का, क्योंकि 15 सालों बाद ममता बनर्जी की विदाई हुई और पहली बार बंगाल के इतिहास में बीजेपी सत्ता में आई। अब ऐसे में बंगाल में बदला क्या है, अगर ये समझना है तो सबसे बेहतर कौन हो सकता है? नाज़िया इलाही खान, क्योंकि उन्होंने वो दिन भी देखे हैं पश्चिम बंगाल में जब हर दिन जान के लिए खतरा होता था। अब तब से लेकर अब तक, अभी जुमा जुमा 4 दिन की सरकार है, लेकिन फिर भी बदलाव क्या नजर आया उनसे ही समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है नाज़िया जी आपका एनएफ न्यूज पर। वंदे मातरम, हर हर महादेव। पहली लाइन में पूछूं, क्या बदलाव दिखा बंगाल जाने के बाद? बंगाल में अब सीताराम की गूंज हर जगह होती है। बंगाल में जय श्री राम बोलने पर एफआईआर नहीं होता है। बंगाल में भगवा झंडा लहराने पर एफआईआर नहीं होता है। बंगाल में जिस तरह से पहले महिलाओं को कहा जाता था और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा कहा जाता था कि 8 बजे के बाद या 10 बजे के रात के बाद अगर आप बाहर निकलेंगे और रेप हो जाता है तो इसमें गलती महिलाओं की है और बेटियों की है। साथ ही साथ आपने जरूर कहा कि जुम्मा 4 दिन की सरकार है, पर जुम्मा 4 दिन की सरकार में शुभेंदु अधिकारी दादा ने जो काम किया है वो शायद 15 साल ममता बनर्जी की सरकार ने नहीं किया और 34 साल लेफ्ट फ्रंट की सरकार ने नहीं किया। चेयर पर बैठते ही और शपथ लेने के बाद ही 24 घंटे में उन्होंने बॉर्डर पर फेंसिंग का जगह दे दिया। चेयर पर बैठते ही उन्होंने साफ लफ्जों में कह दिया जीरो टॉलरेंस। चेयर पर मुख्यमंत्री के चेयर पर बैठते ही उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि मंदिर हो या मस्जिद हो, रेसिडेंशियल एरिया में लाउड स्पीकर जोर से नहीं चलेगा और किसी को परेशान नहीं किया जाएगा। चेयर पर बैठते ही नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी दादा ने साफ लफ्जों में कहा कैटल स्मगलिंग को बैन किया जाएगा और चेयर पर बैठते ही यही जुम्मा 4 दिनों में उन्होंने कह दिया कि रोड पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी क्योंकि मस्जिदें 3 लाख से ऊपर हमारे पश्चिम बंगाल में है। ये 2021 का डाटा है कि 3 लाख से ऊपर मस्जिदें हैं, तो 2026 तक में 4 लाख से ऊपर हो चुका होगा अब तक। तो इतनी महत्वपूर्ण जो डिसीजन जो 34 साल में लेफ्ट फ्रंट नहीं ले पाई, जो 15 साल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार नहीं ले पाई, वो जुम्मा 4 दिन के मुख्यमंत्री ने कर दिया। अब आती है दूसरी बात, डर देखिए भाजपा का। डर तो ऐसा है कि बांग्लादेशी घुसपैठिया अपना बोरिया बिस्तर उठा करके खुद भाग रहे हैं, खुद भागे चले जा रहे हैं। और तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता जो कभी अजय पाल शर्मा को धमकी दिया करते थे, तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता जो कभी भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्रियों को न्यूज चैनल पर डिफेम और मलाइन किया करते थे, अब वो तृणमूल कांग्रेस का पोल पट्टा खोलते हुए नजर आ रहे हैं और शुभेंदु अधिकारी दादा की तारीफों के पुल बांधते नजर आ रहे हैं। जो अजय पाल शर्मा 4 तारीख से पहले गालियां सुन रहे थे, वो अजय पाल शर्मा आईपीएस ऑफिसर को अब सिंघम के नाम से पुकारा जा रहा है। तो बदला तो ऐसा हुआ है। धमकी देने वाले तो हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं कि जो बुलवाया गया तृणमूल की तरफ से बुलवाया गया और मैंने अपने मन से कुछ नहीं कहा, तृणमूल के बैनर तले और तृणमूल के ऑफिस में कहा। मैं मानता हूं कि जो कुछ भी कहा वो गलत था, लेकिन अब चीजें सही होनी चाहिए और मैं माफी मांगता हूं। रिजू दत्ता का बयान आपने सुना होगा। नहीं, रिजू दत्ता एक्चुअली में एक बहुत ही स्क्रिप्टेड जो राइट करके अभिषेक बैनर्जी ने दिया है वो वही पढ़ने की कोशिश कर रहा है। अभिषेक बैनर्जी बहुत ही खतरनाक और शैतानी दिमाग का व्यक्ति है। वो 250 ग्राम का जरूर है, वो 4.5 फुटिया जरूर है, लेकिन 4.5 फुटिया के पास इतना ज्यादा माथा में शैतानी बुद्धि बसी हुई है जिसकी कोई इंतहा नहीं है, जिसको हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। रिजू दत्ता कौन सा पोल खोल रहा है? आईपैक का, जो ऑलरेडी ईडी ने खोल दिया था। रिजू दत्ता क्या बोल रहा है कि ममता बनर्जी की सरकार और तृणमूल की सरकार को आईपैक चला रहा था। तो ये बात तो ऑलरेडी पूरे राष्ट्र को पता चल चुकी, पश्चिम बंगाल को क्या पूरे राष्ट्र को पता चल चुकी। रिजू दत्ता को एक्चुअली में अभिषेक बैनर्जी
घुसाना चाहता है भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष समीर भट्टाचार्य ने साफ कह दिया है, जो तृणमूल करता है वो तृणमूल करेगा, जो भाजपा करता आया है वो भाजपा करता रहेगा। तो रिजू दत्ता का ये जो डायबोलिक माइंड गेम है, ये चलने वाला भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल भी नहीं है। कोई उसको पूछ नहीं रहा है, वो 2-4 दिन का मीडिया फुटेज जरूर ले सकता है। दूसरा कि यही तृणमूल कांग्रेस की एक पक्ष में बोलती थी, कोई ऑफिशियल वो पद पर नहीं थी, सूफिया खान, वो भी तृणमूल के पक्ष में बड़ा गाना गाती थी और अभी आजकल शांति से बैठी हुई है। और अब तो तृणमूल के नेताओं को ही वो डिफेम और मलाइन कर रही है सूफिया खान। लेकिन बात ऐसी है कि सूफिया खान के खिलाफ भी मैंने ईडी को एक लेटर दिया है कि आखिर सूफिया खान के पास इतना महंगा घर, इतनी गाड़ियां, इतनी ज्वेलरी और इतना सब कुछ आया कहां से है? क्या सुजीत बोस की तरह, जो अभी ईडी ने अरेस्ट किया है, क्या उसकी तरह उसने भी पश्चिम बंगाल की जनता का हक मारा है? क्या उसने भी इलीगल कंस्ट्रक्शंस का पैसा खाया है? क्या उसने भी जनता के हक को मार करके अपने घर में करोड़ों का इंटीरियर करवाया है? तो अभी सवाल बहुत सारे हैं, हिजाब बहुत सारे खुलने हैं। बिल्कुल। और एक जो सबसे बड़ा सवाल था कि पश्चिम बंगाल में सरकार अगर बदली, बीजेपी आई, तो फिर सड़कों पर आपको नमाज पढ़ते हुए लोग नहीं दिखेंगे, इंक्रोचमेंट नहीं दिखेगा, उस पर कार्रवाई शुरू हो गई और नमाज अब सड़कों पर नहीं होगी, यह कह दिया गया शुभेंदु सरकार की तरफ से। लेकिन पहला जुमा जो कि 15 मई को आएगा, उसको लेकर क्या तैयारियां आपको दिख रही? क्योंकि बवाल करने की कोशिश तो की जाएगी, शांति से इतना तो बैठ नहीं सकेंगे, इतनी बड़ी पाबंदी अगर लगी है तो। नहीं, शांति से तो वो नहीं बैठेंगे और ममता बनर्जी खुद अपने कटमुल्लों की फौज को वो शांति से बैठने भी नहीं देंगी, क्योंकि ममता बनर्जी की आर्मी जो अभी है, सेना जो अभी बनी है, वो मुगलों की सेना को ही उन्होंने अपनी ताकत बना करके रखी है। और ये बात जाहिर है, सबको पता है कि 2 डिजिट में जो ममता बनर्जी सिमटी हैं, वो 2 डिजिट भी सीटें जो आई हैं ममता बनर्जी के पास, वो कटमुल्लों के वोट के वजह से ही और जिहादन और हिजाबनों के वोट की वजह से ही आई है। तो जाहिर सी बात है कि इन हिजाबन, जिहादन और कटमुल्लों को लेकर के वो हमारे पश्चिम बंगाल के ताना बाना को और लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने की, ध्वस्त करने की वो कोशिश में लगी रहेंगी। लेकिन उसके लिए भी हमने कानूनी कार्रवाई किया है। ऑलरेडी 3 दिन पहले डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पास मेरा ऑफिशियल लेटर पहुंच चुका है। ऑलरेडी कलकत्ता हाई कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल स्कूटनी में जा चुका है, जिसकी जो पहली हियरिंग है वो 22 मई को है और 27 मई को बकरीद की नमाज है। और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में गौ माता की हत्या की जाती है बकरीद में, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में बिल्कुल झालर और मतलब शोपीस की तरह टांग करके गौ माता के मांस को बेचा जाता है, इन सारे मुद्दों पर कानूनी कार्रवाई जो है वो ऑलरेडी 5 दिनों में मैंने इतनी टाइट कर दी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वेस्ट बंगाल से लेकर के कलकत्ता हाई कोर्ट तक, कि ममता बनर्जी की ये चालबाजियां चलने वाली नहीं है। अब ममता बनर्जी के समर्थक जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से चिल्ला रहे हैं, ममता बनर्जी के जो प्रेमी है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से चिल्ला रहे हैं, ममता बनर्जी के कार्यकर्ता जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से चिल्ला रहे हैं, वो भी अब मुंह खोलेंगे तो हम बांग्लादेश में घुस करके उनको लॉ एंड ऑर्डर सिखाएंगे। क्योंकि हमारे ही भारतीय जनता पार्टी के दिनेश भाई साहब जो हैं, वो ढाका असेंबली में जाकर के, एम्बेसी में जाकर के बैठ गए हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार को एक ऐसा ही दबंग नेता पाकिस्तान के इंडियन एम्बेसी में भी भेज देना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका नाजिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बंगाल की हवा किस तरीके से बदली है उसको लेकर चर्चा करने के लिए। बाकी दर्शकों की राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।